नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि मरुस्थल क्या होता है। मरुस्थल को हम मरुभूमि, रेगिस्तान या इंग्लिश में डेजर्ट भी कहते हैं। तो मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो मरुस्थल अर्थात मृत भूखंड, वैसा स्थलीय भाग जो मरा हुआ है। मरा हुआ से तात्पर्य जहाँ जल का अभाव है, जहाँ वनस्पति बहुत कम है, नहीं के बराबर, और जहाँ संसाधन बहुत कम है मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए, किसी भी जीव जंतु के रहने लायक वो जगह नहीं है, वैसे स्थान को मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल कहने से हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में ही आता है कि रेत का या बालू का बहुत बड़ा मैदान जहाँ सिर्फ बालू ही बालू है, वैसे स्थल को मरुस्थल कहते हैं। लेकिन अगर मरुस्थल की परिभाषा देखी जाए तो सिर्फ बालू का मैदान ही नहीं, बल्कि और भी ऐसे स्थान जहाँ पर वनस्पति नहीं है, अगर जल है भी तो वहाँ वनस्पति नहीं है, जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त संसाधन नहीं है, तो ऐसे स्थान को भी मरुस्थल के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारत में कितने प्रकार के मरुस्थल हैं, तो आइए देखते हैं। भारत में 3 प्रकार के मरुस्थल हैं। भारत में 3 प्रकार के मरुस्थल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ठंडा मरुस्थल। दूसरा है गर्म मरुस्थल। और तीसरा है सफेद मरुस्थल। ये 3 तरह के मरुस्थल भारत में पाए जाते हैं। ठंडा मरुस्थल अर्थात कोल्ड डेजर्ट, गर्म मरुस्थल हॉट डेजर्ट, और तीसरा सफ़ेद मरुस्थल वाइट डेजर्ट। तो ठंडा मरुस्थल से तात्पर्य क्या है? ठंडा मरुस्थल अर्थात वैसा भूखंड जो अधिकांश समय बर्फ से ढका हुआ हो, वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती हो, जहाँ पर रहना लगभग असंभव है, वैसे स्थान को ठंडा मरुस्थल कहते हैं। तो भारत में ऐसा स्थान कौन सा है? तो लद्दाख। भारत का ये वाला भाग, ये लद्दाख, ये ठंडा मरुस्थल है, जो कि अधिकांश समय, साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो यहाँ पर भारत का उत्तर में ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर मेन हिमालय, मुख्य हिमालय तक इसका विस्तार है। ये हिमालय है, मुख्य हिमालय। यहाँ से लेके सियाचिन ग्लेशियर से लेके मुख्य हिमालय के मध्य ठंडा मरुस्थल का विस्तार है। यहाँ की प्रमुख नदी है सिंधु, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर पाकिस्तान में बहती है। ये सिंधु नदी है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और पाकिस्तान में बहकर अरब सागर में मिल जाती है। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान भी इसी लद्दाख में ही है, इसी मरुस्थल के अंतर्गत है। ये वाला भाग, ये द्रास एक गांव है लद्दाख जिले में। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ का टेम्परेचर ठंड के समय में -23 डिग्री तक चला जाता है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है ठंड में यहाँ का टेम्परेचर। यहाँ पर लेह और श्रीनगर के मार्ग में ही है द्रास। लेह और श्रीनगर
के मार्ग में ही कारगिल के निकट है द्रास, यह भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, तो ठंडा मरुस्थल कौन सा हो गया? लद्दाख। लद्दाख। अब गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल जिसे हम जानते हैं, गर्म मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान या इसे थार डेजर्ट भी कहते हैं। इसका विस्तार ये देखिए, ये वाला भाग, ये पूरा गर्म मरुस्थल है। इसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। 85% भाग थार मरुस्थल का भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है। तो गर्म मरुस्थल को थार मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। भारतीय मरुस्थल यह 644, इसकी लंबाई 644 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर तक है। और थार रेगिस्तान भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है? तो थार रेगिस्तान भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 राज्यों में है। 4 राज्यों में कौन कौन से हैं? पंजाब, पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों में थार मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में यहाँ पर अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है। जब मानसूनी हवाएं पूरे भारत में वर्षा करती हैं, तब इस अरावली पर्वत के कारण मानसूनी हवाएं अरावली पर्वत को पार नहीं कर पाती हैं, जिस कारण अरावली के पश्चिम वाला भाग वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, जिस कारण इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। मात्र लगभग वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस कारण यहाँ पर जल का अभाव है और वनस्पति की कमी है। यह सारा क्षेत्र थार रेगिस्तान बड़े बड़े बालू के टीलों से भरा हुआ है। यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं रातों रात। आप दिन में देखेंगे कि कोई बालू का यहाँ पर इस तरह से बालू के बड़े बड़े टीले हैं। हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि रातों भर में ये जगह ये टीला प्लेन हो जाएगा, ये टीला कहीं और जाकर बन जाएगा, ये आकृति कहीं और बन जाएगी। तो यहाँ बड़े बड़े बालू के टीले पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी है लूनी। लूनी थार रेगिस्तान की प्रमुख नदी है लूनी। लूनी जो कि राजस्थान के पुष्कर झील से निकलकर ये बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह नदी भारत का अंतःस्थलीय प्रवाह, जिसे इनलैंड फ्लो, अंतःस्थलीय प्रवाह का सबसे बड़ा उदाहरण है। अंतःस्थलीय प्रवाह क्या है? वैसी नदियाँ जो बहती है स्थल में, लेकिन उनका जल समुद्र में नहीं मिल पाता है, वो स्थल में ही विलुप्त हो जाती हैं।
तो लूनी नदी भी यहाँ से बहती है। बरसाती नदी है, सालों भर इसमें जल नहीं रहता है, बहती है और रन के कच्छ में आके विलुप्त हो जाता है इसका जल। और लूनी नदी ऐसी नदी है जिसमें मीठा पानी और खारा पानी दोनों पानी पाया जाता है। जब ये लूनी नदी यहाँ से बहती है, जैसे जैसे गुजरात में रन के कच्छ की ओर जाने लगती है तो इसका जल बालू में घुले हुए लवण के कारण खारा होता जाता है, और जब गुजरात में पहुँचती है रन कच्छ में तो इसका जल पूरी तरह से खारा हो जाता है। यहाँ बहने वाली नदियाँ अक्सर वहाँ के छोटे झीलों, जो कि छिछला आकार के दोने के आकार की झील होती हैं, जिन्हें पलाया भी कहते हैं, पलाया कहा जाता है, इस तरह से झीलें होती हैं जो छिछली होती हैं। इनका तल थाली के समान बहुत कम गहरा होता है। यहाँ आकर ये नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, अपना जल जमा करती हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में वाष्पित होकर सारा जल सूख जाता है, ज़मीन इसे नहीं सोख पाता है क्योंकि ज़मीन वहाँ पूरी तरह से खारा है। ये झीलें, इस तरह के झीलों को पलाया कहते हैं। पलाया, यहाँ बहने वाली नदियाँ, ये छोटी छोटी धाराएं पलाया में आकर विलुप्त हो जाती हैं और लवण में वो वाष्पित हो जाता है और उनमें जो लवण नमक बचा हुआ था वो नमक यहाँ पर जमा हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में इन्हीं झीलों द्वारा नमक की खेती की जाती है। अब एक प्रश्न आता है, थार रेगिस्तान किसका हिस्सा है? तो मेसोजोइक काल में ये थार रेगिस्तान जो है यह समुद्र का हिस्सा था। हम जानते हैं भारत का प्राचीन भूखंड इस तरह से दक्षिणी भूखंड ही भारत का था और यहाँ पे टेथिस सागर था। उसके बाद इधर से अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, दोनों के मिलने के कारण ये सागर विलुप्त हो गया और यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उसके द्वारा बहने वाली नदियों के द्वारा ही भारत के मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। तो उसी मैदान के तहत ही, मैदान का ही हिस्सा है रेगिस्तान भी। और यह इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि सागर का किसी ज़माने में बहुत करोड़ों साल पहले यहाँ सागर रहा होगा, क्योंकि सांभर झील, डिडवाना झील, ये सब खारे पानी की झीलें राजस्थान में मौजूद हैं। ढाल के आधार पर थार के रेगिस्तान को दो भागों में बांटा गया है। पंजाब, यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर ढाल वाले भाग को, यहाँ से उत्तर की सिंध की ओर पाकिस्तान की ओर ढाल वाले भाग को उत्तरी भाग, और कुछ भाग गुजरात की ओर ढाल वाले भाग को दक्षिणी भाग कहा जाता है। तो ये तो हम देखें कि भारत में ये 4 राज्यों में विस्तृत है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और पाकिस्तान में 2 प्रांतों में भी इसका विस्तार है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में। तो एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में थार के रेगिस्तान को किस नाम से जानते हैं? तो पाकिस्तान में थार के रेगिस्तान को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चोलिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थार रेगिस्तान को चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर इसी रेगिस्तान में है, जो कि यहाँ की जीवन रेखा कह सकते हैं, जीवन रेखा माना गया है। इंदिरा केनाल, जो कि यहाँ पर सतलज नदी है। सतलज नदी तो पाकिस्तान में जाकर पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी मिल जाती है। यहाँ पे हरिके बैराज, हरिके बांध है, सतलज नदी में बांधा गया है। वहाँ से इंदिरा नहर निकाल कर ये रेगिस्तानी थार राजस्थान के रेगिस्तान में जल उपलब्ध कराया जाता है। इससे लगभग 10 जिलों में, 10 प्रांतों में राजस्थान के जल प्राप्त होता है, पीने का जल यहाँ। और यह पूर्णतः पक्की नहर है, पूरी तरह से पक्की नहर है और ढकी भी है, इंदिरा नहर।
इंदिरा नहर। ये तो भारत का सबसे गर्म स्थान भी थार रेगिस्तान में ही स्थित है, चुरू। यहाँ पर चुरू जिला है, चुरू नामक स्थान है राजस्थान में, जो कि भारत का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ पर 50 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है दिन के समय में, और रात में यहाँ का तापमान 0 डिग्री तक आ जाता है। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान कौन है? तो थार रेगिस्तान है। विश्व में जितने भी रेगिस्तान हैं उनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान, जहाँ सबसे अधिक मानव निवास करते हैं, तो वो है थार रेगिस्तान। अब ये तो गर्म मरुस्थल हो गया थार रेगिस्तान, थार। अब सफ़ेद मरुस्थल। सफ़ेद मरुस्थल से तात्पर्य है, सफ़ेद मरुस्थल ये गुजरात में ये वाला भाग, कच्छ का रण, ये भाग गुजरात का, इसे सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं। ये समुद्र के निक्षेपण से बना हुआ है, समुद्र द्वारा लाकर निक्षेपित किए गए पदार्थों से जगह उठ गया है। दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर नमक ही नमक है, नमक दलदली क्षेत्र है, या फिर इसे साल्ट मार्शलैंड कहते हैं, साल्ट मार्शलैंड, नमक दलदली क्षेत्र। यहाँ का जो पानी पूर्णतः खारा है, गर्मी के मौसम में जब वाष्पित होकर उठ जाता है तो यहाँ की जो रेत है, थार रेगिस्तान की रेत को देखेंगे तो वो मिट्टी के कलर का होगा, मिट्टी का रंग होगा, पीलापन लिए हुआ होगा, परंतु कच्छ के रण में का रेत सफ़ेद है, यहाँ नमक के रंग का है, इसीलिए इस रेगिस्तान का नाम इसे सफ़ेद रेगिस्तान कहते हैं। ये भी सफ़ेद रेगिस्तान भी थार रेगिस्तान का ही हिस्सा है। इसका विस्तार गुजरात में है। रण महोत्सव जो होता है गुजरात में, साल में एक बार रण महोत्सव किया जाता है, पतंगें उड़ाई जाती हैं, वो इसी रण कच्छ के रण में ही किया जाता है। तो हम आज देखें कि भारत में 3 तरह के रेगिस्तान हैं। पहला है ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान और सफ़ेद रेगिस्तान। लद्दाख राजस्थान और गुजरात रण का कच्छ का रण। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।